कल जब ट्रेडिंग सेशन चल रहा था तो ये न्यूज़ आई और इसके बाद क्या था, इसके बाद जो क्रूड ऑयल था ये लगातार गिरता रहा। जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल पहली बार गिरा है। इससे पहले जब वॉर स्टार्ट हुई थी 10 मार्च को, तब आया था उस प्राइस पर। उसके बाद आज आया है ऑलमोस्ट $1। अभी भी महंगा है। जब से ये वॉर शुरू हुई है 50 बार तो मुझे याद है हमने कवर करा है कि ट्रंप ने ये बोल दिया कि वॉर खत्म हो गई। ट्रंप ने तो हफ्ते के अंदर बोल दिया था कि ईरान के ऊपर हमने कब्जा कर लिया। ये सुन सुन करके आपके कान पक गए होंगे और मेरी जबान पक गई है बोल बोल करके। लेकिन इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बेसिक चीज समझाना चाहता हूं जो आपको एज अ इन्वेस्टर समझना चाहिए। जब भी ये वॉर खत्म होगी, अगले हफ्ते होगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, लेकिन जब भी ये वॉर खत्म होगी मार्केट के अंदर एक सॉलिड रिकवरी देखने को मिल सकती है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, आपका आईएनआर स्ट्रांग होगा, इन शॉर्ट टर्म स्ट्रांग होगा, 90 रुपये पर डॉलर के हिसाब से आ सकता है अगर ये वॉर खत्म हो जाती है तो। दूसरी चीज जो ज्यादातर लोग इस समय पे भूल चुके हैं, जो गोल्ड के टाइम पे भी उन्होंने गलती करी थी, जो सिल्वर के टाइम पे भी उन्होंने गलती करी थी, और आने वाले टाइम पे भी वो यही गलती करने वाले हैं कि मार्केट चढ़ेगी, फोमो में आकर के इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले समझो बेसिक प्रॉब्लम क्या है और इस बेसिक प्रॉब्लम से आपकी नजरें हटाई जा रही हैं। सो प्लीज इस एक मिनट को ध्यान से सुनना। इस समय पे आईएनआर डेप्रिशिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है? एफआईआई निकल रहे हैं, हमारे जो क्रूड ऑयल की बाइंग है वो ऑलरेडी महंगी हो चुकी है, इतने महीनों से महंगी चल रही है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं, और जो हमारे बच्चे बाहर है रेमिटेंसेस जो भेज रहे हैं वो भी आने वाले टाइम पे कम हो सकता है, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स के वो ऑलरेडी हमेशा से लो रहते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर मैं गुड्स की बात करूं, सर्विसेज पे ऑलरेडी एक खतरे का साइन मंडरा रहा है। टीसीएस इन्फोसिस जो कि जायंट हैं, जो हमारे जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा योगदान देता है आईटी सर्विसेज, उसके अंदर जायंट हैं, उन्होंने बोला है 3 से 5% की उम्मीद कि भाई हमारे जो सर्विसेज की ग्रोथ है ये आ सकती है। और इन सब के साथ साथ जो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, आईएनआर वीक हो रहा है, 3 महीने की जो मार पड़ी है ये सिर्फ आज नहीं पड़ी, ये अब आपको पड़ती रहेगी अगले 6 महीने से 1 साल तक। अगर आज भी वॉर हो जाए ना बंद, आज बोल दे ट्रंप कि आज वॉर बंद हो गई, आपके रेवेन्यूज, कंपनीज के रेवेन्यूज, Q4 के रेवेन्यूज, यकीन नहीं होता जाकर के किसी भी कंपनी को उठाओ और खोल लो, हर एक कंपनी, मेजॉरिटी कह सकते हैं, मतलब 80% जो कंपनीज हैं उनके जो रेवेन्यूज हैं वो एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए हैं। मतलब स्ट्रक्चरल इशू आ गया है आपकी इकोनॉमी के अंदर। ये शॉर्ट टर्म गेन से फर्क ही नहीं पड़ता कि कल बाजार ऊपर हो गया, परसों बाजार नीचे हो गया, नरसों बाजार ऊपर हो गया, आप इसी को देखते रह जाओगे और आपको एक ऐसे क्राइसिस में डाल दिया जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे। सो प्रॉब्लम ये चीज है। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है आप ये समझो। ट्रंप हर वीक, हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जब बाजार गिरता है, यूएस का बाजार जब गिरता है, तो ऐसी न्यूज़ दे देता है जिससे क्या होता है, वो शॉर्ट कर पाता है पोजीशन को। आप देखो जब भी ऐसी न्यूज़ आती है ना, अरे ईरान वॉर खत्म हो गई, एक आदमी है जो पैसा बनाता है और बोलने से जस्ट पहले बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आती हैं। ऑन पेपर नहीं है, मैं इसको प्रूव भी नहीं कर सकता, लेकिन अजम्पशन है कि जो ट्रंप की फैमिली है, उनके नेटवर्क हैं, उनको पता होता है कि ट्रंप कुछ ऐसा बोलने वाला है, मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगी, शॉर्ट करके मार्केट को नीचे लाया जाता है। और आज से नहीं, ये हमेशा से हो रहा है और ये चीज़ यूएस में भी लोगों को क्लियरली समझ आ रही है, न्यूज़ आर्टिकल में समझ आ रही है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको पता था कि ये न्यूज़ आने वाली है और ऑयल को कुछ टाइम पहले इतनी वॉल्यूम से शॉर्ट किया गया। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आप सोचो कि भाई कल मेरा पोर्टफोलियो उड़ गया रहा है, मार्केट सही होगी, दुनिया बेवकूफ़ है, आप बस रिजल्ट्स देखो अपनी कंपनी के जाकर के, एक्सपेक्टेशंस क्या करी थी, आपको मिले क्या हैं रियलिटी में, वो आपकी अर्निंग है। आपकी अर्निंग सेंटिमेंट नहीं है, इसको कहते हैं न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग। कि न्यूज़ आ गई बुरी तो आपने बेच दिया, न्यूज़ आ गई अच्छी तो आपने खरीद लिया। ऐसा करोगे लॉस होगा, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या करना चाहिए, मैं आपको एक क्लियर आंसर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और कहीं पे क्लियर आंसर नहीं है। मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता देता हूँ, मेरा है, आप करो मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ मैं ये बता देता हूँ आपको साफ साफ। सबसे पहली चीज़, 20 से 30% कैश होल्ड करो, मेरा मानना ये है, मैं कर रहा हूँ।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जहां मुझसे लग रहा है कि मेरे से पाप हो गया है। पाप क्या है? ओवर एक्सपोजर ले लिया है। उस सिचुएशन के अंदर मैं अपनी पोजीशन कट डाउन कर रहा हूँ, उसको कैश में होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी थी कि मेरी जो पोजीशन थी, जहां मैंने ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट कर दिया था, वो एकदम से ऊपर आया और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कम लॉस के अंदर निकालने की। तो याद रखो, ये ऐसा टाइम है ही नहीं जहाँ पे आप भर भर करके पैसा डालो। ये टाइम है अपनी एसआईपी करते रहो, स्टेप डाउन एसआईपी करो और कैश बचा करके रखो। क्योंकि मैं कह रहा हूँ वॉर खत्म हो भी जाए, इन्फ्लेशन आपका बढ़ने वाला है। नंबर्स में मत जाना, ग्राउंड पे जाओ। दूध के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, खाने के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। एल नीनो जो अभी फार्मर के साथ दिक्कत आने वाली है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं जिससे क्रॉप्स पे इम्पैक्ट आएगा, ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। यूरिया के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं क्योंकि हम इंपोर्ट भी कराते हैं। वो मतलब फूड इन्फ्लेशन बढ़ने ही वाला है। सो अगर आप ये सोचो कि अगले 1-2 साल के अंदर भाई मैं इन्वेस्ट करके कुछ कर लूँगा, सो प्लीज़ ये गलती मत करना। इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 3 से 4 साल का टाइम पीरियड रखो और वो सोच करके इन्वेस्ट करो। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, ट्रंप ने क्या बोला, मोदी ने क्या बोला, किसने क्या बोला, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है इस चीज़ से। ये सारे सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं और एंड ऑफ द डे आपके पॉकेट के ऊपर ये चीज़ भार देंगे। अगर आप कह रहे हो मैं 10 साल तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और अगर आपको लगता है कि 10 साल तक आपकी इकोनॉमी अच्छा करेगी, भाई इन्वेस्ट करो। ये तो शायद बेस्ट टाइम होगा। 20-30% और गिर जाए तो बेस्टेस्ट टाइम आ जाएगा सामने। लेकिन ये मत सोचो कि आज बाजार ऊपर है कल बाजार नीचे है। लॉन्ग टर्म का सोचो, क्योंकि आपको प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आपकी रिकवरी होगी। और रिकवरी कब होगी? क्या न्यूज़ से रिकवरी होती है? न्यूज़ से रिकवरी नहीं होती। न्यूज़ से एक छोटी सी 1 दिन 2 दिन की रिकवरी होती है, वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल रिकवरी आती है अर्निंग की साइड से। और अर्निंग है क्या हमारी इकोनॉमी में? आप मुझे बताओ। दूसरी चीज़, पर कैपिटा इनकम हमारी $2600 के आसपास है। क्या वो बढ़ी? नहीं बढ़ी। लेकिन इन्फ्लेशन जो बढ़ा, अगर आज इन्फ्लेशन कम हो जाए, महंगाई दर कम हो जाए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाए, क्या 1 साल बाद आपको लगता है कि जो तेल के प्राइसेस है वो बैक टू स्क्वायर वन जाएंगे, ₹100 के नीचे आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता। आज तक जो भी बढ़ा है वो कभी कम नहीं हुआ। दूध के प्राइसेस जो 2-3-4 रुपए बढ़ गए, क्या वो कम हो जाएंगे? नहीं हुए। मतलब क्या हुआ? एक नॉर्मल आदमी का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। अब जब वो कम हो गई तो मतलब क्या है? वो थोड़ा कम कंज्यूम करेगा। भाई हफ्ते में, महीने में 400-500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा उसके तेल के ऊपर। उसका जो दूध दही का खर्चा है वो 1000-2000 रुपये बढ़ जाएगा। $2600 वाली पर कैपिटा इनकम में, जहाँ पे जनता 50% से ज़्यादा जनता इस रेंज में आती है और 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं, जब ऐसा इम्पैक्ट आता है, कंजम्पशन आएगी। सवाल आपके लिए है, आप आंसर दो। आपको क्या लगता है? मतलब मुझे क्या लगता है, मैं उस हिसाब से चीज़ें कर रहा हूँ। मैं आपके सामने ये फैक्ट्स रख रहा हूँ, इसमें कोई भी मेरा ओपिनियन नहीं है। ये सारा डेटा है, आप फैक्ट चेक कर सकते हो कहीं पर भी जा करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा पर्सपेक्टिव है, ये फैक्ट नहीं है। मेरा खला गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो भाई डाइवर्सिफाई करो। कहाँ डाइवर्सिफाई करना है? यूएस में करो, इंडिया में करो, कहीं और करो, सेमीकंडक्टर में करो जहाँ बुल रन चल रहा है इंडिया में, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, प्रॉक्सी प्ले है बेसिकली, कूलिंग सेगमेंट हो गया, यहाँ बुल रन चल रहा है, उसको जा करके एक्सप्लोर करो। तो ये मत सोचो कि सिर्फ एसआईपी करने से चीज़ें हो जाएंगी। एसआईपी करने से आप एक्स्ट्रा अल्फा नहीं निकाल पाओगे। जो मार्केट के एवरेज रिटर्न है वो आपके निकल रहे हैं और आपको इसकी सच्चाई सामने अब दिख रही होगी। तो अगर आप डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं समझते, डायनेमिक वे क्या होता है? पोर्टफोलियो को चर्न करना, पोर्टफोलियो को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना। अगर आप ये नहीं कर सकते तो भाई फिर तो लॉन्ग टर्म ही देखो, 10 साल का, और 10 साल बाद क्या होगा वो 10 साल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा टाइम मिला हमें कल। और मोस्ट प्रॉब्ली कल जब मंडे आएगा तब भी हमें टाइम मिलेगा अपनी पोजीशन कट करके नई पोजीशन, नई जगह जहां बुल रन आ रहा है वहां पर हमें बिल्ड करने का। कहाँ आ रहा है बुल रन? इंडिया के सेक्टर्स में बुल रन है। आप उठा करके देखो, आपको पता चल जाएगा। पावर सेक्टर देखो, ग्रीन एनर्जी जा करके देखो, न्यूक्लियर एनर्जी जाके देखो, कूलिंग सिस्टम जो डेटा सेंटर में चाहिए वो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स देखो, वहाँ आपको ये सारे सेगमेंट दिख रहे हैं। आज भी लोग बना पा रहे हैं। जो आप लोग कह रहे हो ना नहीं बन रहा पैसा, बन रहा है, स्पेसिफिक थीम्स में बन रहा है। जैसे बैंक्स अभी तक चल रहे थे, अब बैंक्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं।
ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्लम अब यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक शायद नहीं चल पाएंगे, तो बैंक्स वाली पोजीशन कट करनी है, कहीं और डालनी। जैसे मैंने आपको बताया, ओवर एक्सपोजर बैंक्स में था मेरा, मुझे वापस रिकवरी मैंने पोजीशन कट करी बैंक्स एनबीएफसी में अपनी, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा ले रखी थी। तो डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग सोचो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट आई थिंक 1 साल में ये चीज़ करी, मेंबर कमेटी में काफ़ी बार शेयर भी करा, जहाँ पैसा बन रहा होता है वो मोमेंटम में है, और वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ जो चीज़ आपको नहीं पता। सो महंगी चीज़ और महंगी होगी, वो कितनी महंगी होगी किसी को नहीं पता, और सस्ती चीज़ और सस्ती होगी, कितनी सस्ती होगी नहीं पता। तो एवरेज डाउन करना, प्लीज़, स्टॉक की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो आप एसआईपी कर ही रहे हो। स्टॉक्स के अंदर एवरेज डाउन करने की मत सोचना, क्योंकि अगर एक स्टॉक गिरना शुरू हो गया 20, 30, 40%, तो याद रखना 50% के बाद स्टॉक को 100% रिकवर करना पड़ेगा आपको ब्रेक इवन पे लाने के लिए, और उसके बाद जाकर के आप प्रॉफिट बना पाओगे, और ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे साथ जब जब ये हुआ है, मतलब 5-5 साल निकल गए और वो रिकवर नहीं कर पाए। एग्जाम्पल डीमार्ट, IEX, आप जाकर के देख लेना। KPIT कुछ टाइम से गिरा हुआ है, रिकवर नहीं कर पा रहा, बट मुझे थोड़ा सा भरोसा उस पर ज़्यादा है, बट ठीक है मैं उस पर होल्ड कर रहा हूँ। TCS, इन्फोसिस कहाँ कर रहे हैं, रिकवर नहीं कर पा रहे ना। आप वैल्यू के नाम पे कुछ भी नहीं चीप सकते। हाँ, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वो अलग है, हर किसी का पर्सपेक्टिव पूरा अलग होता है। 10 साल वाला अलग तरीके से सोचेगा, 5 साल वाला अलग तरीके से सोचेगा, मोमेंटम वाला अलग तरीके से सोचेगा, वैल्यू वाला अलग तरीके से सोचेगा। सब चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। जैसे कहते हैं ना, इन्वेस्टिंग पर्सनल होती है, पर्सनल ओपिनियन होता है, तो उस तरीके से आप सोचो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं क्लियर वर्ड्स में कहना चाहूँगा, जो आने वाली सिचुएशन है इंडिया के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल होने वाली है, उसको उस हिसाब से प्लान करो, कैश बिल्ड करो। इन्वेस्टमेंट छोड़ के भागने से कुछ नहीं होता। हमेशा हर मार्केट कंडीशन में 50 से 70% इन्वेस्टेड रहना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता रिकवरी कब एकदम से आएगी, लेकिन जब तक रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे, रिकवरी के चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं। डेटा पॉइंट है, बता रहा हूँ, मानना मान सकते हो, अवॉइड करना है अवॉइड कर सकते हो। बंटी जी का कमेंट है, काफ़ी टाइम के बाद आपको मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा था। कहें जय हिंद सर, जय हिंद भाई। ये कह रहे हैं कि एफआई फिर से आएगा तो ज़्यादा भाव और करंट मार्केट से माल उठाना पड़ेगा उसे, डीआई पैसा कमाएगा। ऐसा नहीं होगा क्या फ्यूचर में? इंडियन इन्वेस्टर कर रहा है तो गलत, इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? क्या टाइम खराब है? क्या करें? बंटी जी देखिए, सबसे पहली चीज़, एफआईआई कौन है? एफआईआई भाई वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। एफआईआई वो इन्वेस्टर है जिसके पास पूरी दुनिया है इन्वेस्ट करने के लिए। इंडियंस जो हम इन्वेस्टर हैं, हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं भाई इंडिया की कंपनियों में इन्वेस्ट करें। इंडिया ओवरऑल दुनिया का 4% है, इंडिया की मार्केट 4% होल्ड करती है, मतलब पूरी दुनिया की मार्केट 96% है। अगर आप एक एफआईआई होते तो क्या आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते जिसके रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे? पहले एक्सपेक्टेड थे अच्छे आ रहे हैं, जिस वजह से वो भाग रही थी, अभी उसके रेवेन्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे। अभी जो थीम चल रही है वो उसके बिजनेस में नहीं है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई बेस्ट थीम कौन सी, आप बोलोगे सेमीकंडक्टर बेस्ट थीम है। एआई क्रैश भी कर जाए तो सेमीकंडक्टर की डिमांड शॉर्ट टर्म में शायद कम हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में तो आने वाली है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप क्या बोलोगे? भाई सेमीकंडक्टर ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैं बोलूँगा कंजम्पशन। बोलोगे यार कंजम्पशन अभी मुझे लग नहीं रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो आपके पास आपका आंसर है कि सिंपल सी बात है, एफआईआई वो इन्वेस्टर है जिसको जहां पैसा दिखेगा वो वहां डालेगा। इंडियन मार्केट थोड़ी सी और सस्ती हो जाए रिलेटिवली, एफआईआई इंडिया में वापस आ जाएगा। इंडियन मार्केट अभी एक्सपेंसिव है तो एफआईआई इस समय पे निकल रहा है। इंडियन रुपया अनस्टेबल है तो एफआईआई निकल रहा है। इंडियन रुपया 200 पर डॉलर आ जाए, मतलब 200 रुपये पर $1 आ जाए और स्टेबल हो जाए, एफआईआई वापस आ जाएगा। क्योंकि एफआईआई कोई नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि आप इंडियन हो, आप कैनेडियन हो, आप कौन हो, नहीं। उसका काम है इन्वेस्ट करना। वो इन्वेस्ट तब करेगा जब उससे प्रॉफिट दिखेगा, और प्रॉफिट की बात है यहाँ पे, क्योंकि एफआईआई को देशभक्ति से तो कोई काम है नहीं। और अगर आप एज अ इन्वेस्टर भी देशभक्ति की सोच रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। देशभक्ति, मेरा मानना है, देशभक्ति ग्राउंड पे होनी चाहिए, काम में होनी चाहिए, लोगों की हेल्प करने में होनी चाहिए, ना कि पैसे इन्वेस्ट करने में। सो आपका जो कहना है कि एफआईआई महंगा माल खरीदेगा, एफआईआई ने कब महंगा माल खरीदा है? मतलब कब खरीदा है मुझे बताओ महंगा माल एफआईआई ने? अगर आप लॉजिकली देखोगे तो एफआईआई काफ़ी लंबे समय तक बेचते आ रहे हैं इंडियन मार्केट को, करीब 5-7 साल हो चुके हैं जितना मुझे याद आ पा रहा है। और जो
मार्केट में खरीदा था वो 2003, 2005, 2008 के टाइम पे खरीदा था, तो उसके बाद से तो बाजार में बिकवाली ही है एफआईआई की। मैं आप पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सोचो कि एफआईआई इतना बेवकूफ़ है कि आप उसको महंगे प्राइस पे बेच दोगे और वो ले लेगा, तो ऐसा नहीं होता। वो महंगे प्राइस पे भी तब लेगा जब आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही होगी, और अगर आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही होगी तो आपका स्टॉक मार्केट चल रहा होगा, और अगर स्टॉक मार्केट चल रहा होगा तो कोई बेचेगा क्यों? समझ रहे हो? स्टॉक मार्केट गिरेगा मतलब वैल्यूएशन सस्ती होगी, और आप खुद अगर सस्ती चीज़ खरीदना चाहते हो तो एफआईआई क्यों खरीदेगा महंगी चीज़? बस इसका आंसर मुझे दे देना। महंगी चीज़ सिर्फ तब बिकती है जब ग्रोथ हाई हो। अगर ग्रोथ स्लो है तो महंगी चीज़ कोई नहीं खरीदता, और इसी वजह से हमारी जो मार्केट है, मतलब जो हमारी फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी थी, वो सिक्स पे आ गई। जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो सेवन्थ पोजीशन पे चली गई। तो हम ऊपर चढ़ने की जगह पीछे गिर रहे हैं। अब इसके आगे आप समझदार हो ही सर। कह रहे हैं एफआईआई तो सही है, रिटेल भी इन्वेस्ट करना छोड़ रहे हैं। चौहान केतन जी, बहुत ही सही बोला आपने, रिटेल इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ रहा। रिटेल इन्वेस्ट वो करना छोड़ रहा है जो हल्के लोग हैं, वो करना छोड़ रहे हैं, और इस साल के एंड तक जो भारी लोग होंगे वो भी धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। जब आ, एक चीज़ याद रखना, मार्केट कभी भी आपको लगातार पैसा नहीं देती। 5 से 6 साल 7 साल का पैसा एक बार देती है। जब आप चार्ट खोल के देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी में हुआ भी पास्ट में हमेशा से ऐसे ही है। अगर मैं आपको अब खोल के दिखाऊंगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब बाजार भागता था मैं हर दिन खोल के दिखाता था 4 साल से, और जब भागता था लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे कि भाई ये भाग रहा है। आज जब बाजार गिर रहा है तो लोग यकीन करने को तैयार नहीं कि भाई आज ये गिर रहा है। दिक्कत यही है कि सच्चाई बताओगे तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शन होता तब आप खरीदोगे नहीं, जब बेचने का ऑप्शन होता तो बेचोगे नहीं। क्या ही कर सकते हैं? और ऑब्वियस रीज़न है ना, अगर सब सारी चीज़ें सही करने लग जाएंगी तो भाई लॉस होना ख़त्म हो जाएगा। और लोग सोचते हैं 100% परफेक्ट होना चाहिए। 70%, अगर आप 50-60% भी सही हो, भाई आप टॉप कैटेगरी में आते हो। 100% दुनिया में कोई सही नहीं हो पाता। प्यारे पटेल जी का क्वेश्चन है, जब तक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कम नहीं होता तब तक एफआईआई भारत में निवेश नहीं करेंगे। सर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कम होने से हाँ थोड़ा सा हम अच्छे लगेंगे, लेकिन जब तक हमारी ग्रोथ वापस नहीं आती, हमारी कंपनियां वापस अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाती, तब तक मुझे नहीं लगता एफआईआई वापस आएगा। क्योंकि एफआईआई ग्रोथ के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, कंसोलिडेशन के लिए नहीं। टैक्स तो देखो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मैं बहुत गलती करता था। टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो बचाना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। क्यों नहीं बचाना चाहिए? मान लो आपको 2-3 लाख 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप उठा करके दे दोगे भाई 1 लाख रुपए टैक्स के अंदर। 5 लाख का प्रॉफिट हो, 1 लाख रुपए आपने उठा करके दे दिया। अब 1 लाख रुपए अगर उठा के दे दिया आपने हाइपोथेटिकली, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई 4 लाख रुपए आपके हैं, वाइट पैसा, दो टैक्स। यार कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो जो एफ आई आई हैं वो भी इसी तरीके से सोचते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ग्रोथ आपकी सही चलती हो रही होती ना, 10 से ग्रोथ बढ़ रही होती, पर कैपिटा इनकम आपकी करीब करीब $6-7 हज़ार होती, तो एफ आई आई फिर वापस आ जाते। एफ आई आई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफ आई आई सिर्फ पैसा देखना आते हैं। कितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।